से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। एक स्टार तो यहाँ पे रहेगा। ओके, क्योंकि सारे चले गए। खेसारी जी बचे हुए हैं अभी। पवन जी ने ये दोनों चले जाएंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वो भी सोचते हैं कि मुझे बनना है, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। आप गाने के भी शौकीन हैं और अच्छा गाते भी हैं, तो कभी प्रोफेशनली क्यों नहीं आजमाया आपने? मैंने बहुत लोगों ने मुझे कहा और मुझे लगा कि क्या करूं, अभी जो कर रहा हूं वही कर लूं। लेकिन मैं अपने थिएटर में, मेरा नाटक ग्रुप है तो मैं उसमें गाते गाते मैं गा लेता हूं। फिलहाल अभी मैं कुछ एल्बम की तैयारी में हूं, गजल और कुछ कव्वाली मैं निकालने वाला हूं। अच्छा। हाँ। मजा। हमें भी बताइएगा, मुझे भी बताइएगा। जी जी। हम भी आ जाएंगे आपके पीछे पीछे कवाली गाने। आपको पता है आपकी फिल्म जिसमें मैं भी था, पटना से पाकिस्तान, जी जी। इसको आपकी वजह से हमने कम से कम 50 बार देखा है। मेरी वजह से क्यों? मैंने ये बात दिनेश जी को बताया भी था कि जी। मैं ऐसे मतलब आपके साथ फिल्में करता था, लेकिन आपकी फिल्में कभी देखता नहीं था। अपनी ही फिल्में नहीं देखता हूं, दूसरों को क्या देखूंगा। लेकिन ये होता फिल्म के है। बाद, पर इस फिल्म के बाद से अचानक ना लोगों ने आपको कंप्लीटली नोटिस करना शुरू किया था। हाँ। और मुझे लगा अरे यार कमाल है, कमाल है। और मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच मनोज जी। जैसे कि आपकी जो पहली एज अ हीरो मूवी थी तू ही मोर बालमा, तो जी, आपके दिमाग में आया था कि मुझे हीरो बनना है, या डायरेक्टर के दिमाग में आया था कि आपको इसमें हीरो बनाना है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कोई हीरो भी बनाएगा। मैं अपने आप को हीरो कभी माना ही नहीं। मुझे पता था कि मेरा एक साधारण सिंपल स्ट्रक्चर है, हाइट मेरी कम है। और लेकिन वो डायरेक्टर के मन में आया, असलम शेख साहब के मन में आया। उन्होंने मुझे फोन हाँ। किया कि एक फिल्म है जिसमें आपको हीरो ले रहे हैं, तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। बाद में आपकी जो है हीरोइन कौन थी? उसमें एक ही हीरोइन थी, रिंकू घोष, जिसको चारों लड़के चाहते थे, 4 हीरो। ओह वाओ। हाँ। ओके, तो जैसे बॉलीवुड में एज अ कॉमेडियन भारती सिंह जो बहुत अच्छी कॉमेडियन है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में एज अ कॉमेडियन मनोज सिंह टाइगर को एक जैसा बोला जाता है, तो क्या आप भी सोचे हैं अपना कॉमेडी शो खोलने को? हाँ, मैं एक कॉमेडी शो बनाना चाहता हूँ जिसका नाम रखना चाहता हूँ बतकही विद बतासा चाचा। बत कही विद बताशा बत, चाचा। हाँ। तो ये कब आएगा? आप लोगों से मिलूंगा, आप लोगों को लेके ही सब करना चाहता हूँ, इसमें प्लानिंग में लगा हूँ मैं। और मैं आ जाऊंगी, आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। थैंक यू। ये थोड़ा सा अलग होगा, मजेदार होगा। हाँ। और उस तरह की कॉमेडी होगी जो अंडर प्ले होता है, जिसमें जानबूझ के कॉमेडी नहीं किया जाए। हाँ जी। हाँ, मतलब हाँ वो तो अपने है, जो लाइवनेस होगी, जो सेट पे लाइव जो कॉमेडी होगी वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके सामने जो कॉमेडियन नहीं होगा वो भी कर लेगा। वो भी कर उसमें आ सकते जाएगी। हैं। जैसे मुझे पता चला कि ये लागल रहा बताशा जो स्क्रिप्ट है आपके, आपने 15 साल पहले इसको लिखकर आपने रखा हुआ था, जी जी। और 15 साल बाद आपने ये फिल्म बनी, तो ये मीन्स 15 साल का गैप क्यों? मैंने जब ये फिल्म लिखी थी उस वक्त विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, परिणीता। उनकी आपकी हिंदी फिल्म थी आवाज। ना, परिणीता फिल्म थी, विद्या बालन की। हाँ जी, हाँ जी जी।
15 साल पहले 2003 या 4 में उसकी शूटिंग चल रही थी, 2-3 में। हाँ। उस दौरान मैं उनको बोलता था कि एक सब्जेक्ट है मेरे पास, आप अगर इसे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनसे उस वक्त हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बातचीत हमारी होती थी उनसे। अच्छा। लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर मैं काफी लोगों को सब्जेक्ट सुनाया, जिसको सुनाता था लोग बोलते थे ठीक है करूंगा। फिर मैं इसको आपको भी लेके करना चाहता था, एक बार मैंने आपको फोन किया था। जी इसके जी बाद जी। फिर इसके बाद मैं रानी जी को सुनाया। आम्र। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, कभी प्रोड्यूसर भाग जाता था, कभी डायरेक्टर भाग जाता था, कभी फाइनेंसर भाग जाता था। बट फाइनली आम्रपाली जी के साथ आपने की। फाइनली अमरपाली जी के साथ काम किया मैंने। और जबकि बहुत अच्छी फिल्म। जून में मुझे शूटिंग करना था, हाँ और जून में आपके पास डेट नहीं था, क्योंकि आप खेसारी जी के साथ गोरखपुर में कोई शूटिंग कर रही थी। जी। वो कर रहा हूँ, और एक फिल्म और कर रहा हूँ, उसका नाम अभी नहीं रखा गया है। और एक फिल्म है जो रेड चिली की फिल्म है, शाहरुख खान प्रोडक्शन की, अर्जुन कपूर उसमें हीरो है, उसका भी नाम नहीं रखा गया। तो ये 2-3 फिल्में हैं। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। जल्दी आप आइए। जी प्रिया। आपका और पवन सिंह जी का रिलेशन मामा भगीना का है, तो क्या ये सच है या रूमर्स है? नहीं नहीं, एकदम सच है। हमारा और उनका रिलेशन मामा भगीना का है। और पवन सिंह बहुत इमोशनल आदमी है, बहुत भावुक आदमी है, और बहुत गोल्डन टाइम बिताया है मैंने उनके साथ। और मैं हाँ जी। हर पल उनको बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ उनको। ओके। मामा अपने ही कहते पन हाँ, लास्ट टाइम इंटरव्यू में भी उन्होंने आपके वॉइस पे भी उन्होंने बोला था। ओके। तो क्या कभी संजय जी या अवधेश जी ने आपको बोला है कि यार तू कॉमेडी अच्छा कर लेता है, तो क्यों हमारे पेट पर लात मार रहा है विलन बनकर? नहीं, संजय पांडे जी ने तो कभी नहीं कहा। अवधेश मिश्रा ने अवधेश जी ने कहा। कहा। अवधेश जी ने कहा। अवधेश जी ने कहा यार जो कर रहे हो वही करो यार, ये सब क्या फालतू काम कर रहे हो तुम। तो मैंने अच्छा, कहा ऐसा यार, क्यूट विलन भी तो चाहिए, राइट? हाँ मैंने कहा यार क्यूट विलन को रहने दो, और लिबर्टी होनी चाहिए, हर सब कुछ करने दो यार। हाँ, वही क्यूट विलन भी तो चाहिए इंडस्ट्री को। बिल्कुल। ओके। तो जैसे कि सब जानते हैं, आपका नाम जो पड़ा हुआ है किसी ना किसी स्वीट से है, रिलेटेड है, बताशा। एंड आशा। एक और आपका नाम है पेड़ा पाठक। पेड़ा। पेड़ा। तो आपका एक किरदार है पेड़ा पाठक का। तो क्या आपने भी स्कूल या कॉलेज के टाइम पेड़ा पाठक के जैसा कोई शिक्षक आपको मिले थे स्कूल के टाइम में? हाँ, हमारे स्कूल में एक टीचर थे, पीएन पंडित जी, पीएन परमानंद पांडे। जी। हम लोग बहुत मजा लेते थे। वो पढ़ाते तो थे, लेकिन गुस्सा होते थे, और उनके गुस्से का किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बहुत मजा आता था, बहुत फनी थे वो। तो इस तरह का एक किरदार तो था, मैं उनको भी थोड़ा अडॉप्ट किया था पेड़ा तो पाठक के आपको लिए। आप पेड़ा पाठक उनको डेडिकेट करेंगे? हाँ, परमानंद पांडे जी को। ओके। हाँ, पीपी, ये परमानंद पाठक जी मतलब पीपी, और पेड़ा पाठक पीपी, पेड़ा पाठक जी जी। उन्हीं के लिए। या मनोज टाइगर जी जिन सिनेमा में होते हैं, कहीं ना कहीं वो सेकंड हीरो के तौर पे होते हैं उस मूवी में, चाहे विलन के रूप में हो चाहे कॉमेडियन के। फिर उन्होंने हीरो बनने का कैसे सोचा, जो सिंगल मैं हीरो? मैं एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं, और मैं हाँ अभी भी नहीं सोचता हूँ। उस तरह का किरदार मिल गया, उस तरह के डायरेक्टर मिले, उन्होंने रखा प्रस्ताव, तो मैंने किया। मैं अपने आप को, मैं सच बताऊं तो मैं अपने आप को एक एक्टर ही मानता हूँ। जी। एक्टर इन कॉमिक रोल, एक्टर इन विलन रोल, नेगेटिव रोल। मैं एक अभिनेता के तौर पे जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये कहे कि ये सिर्फ कॉमेडियन है, सिर्फ विलन है, या सिर्फ बाप का रोल करता है। वो जो हिंदी में परेश रावल की इमेज रही, पंकज कपूर साहब की इमेज रही, मैं उस कट, या अनुपम खेर साहब का, हाँ। वो फॉलो करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इमेज उसी तरह की बने कुछ। या
और एक एक्टर हमेशा से चाहता ही है कि मतलब मैं हर चीज तरीके का हर चीज मैं करूं और करके दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मनोज टाइगर जी एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता, फिर उन्हें लेखक बनने की कैसे सूझी? एक्चुअली थिएटर और नाटक लिखते लिखते मेरे मन में आया कि कुछ मैं लिखूं। मुझे इसका श्रेय है मैं पवन सिंह जी को दूंगा। ओके। उनको मैंने एक सब्जेक्ट सुनाया, राखेल आसान भोजपुरिया जवान, और पवन जी ने कहा कि मामा इसको लिखिए, इसको मैं करूंगा, और अगर कोई इसको प्रोड्यूस नहीं करेगा तो मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा। अच्छा। और वो फिल्म उन्होंने बनवाई। उन्होंने वो चौधरी साहब ने बनाया उसको, और राजू इसके डायरेक्टर थे। और उसके बाद से पवन सिंह जी के लिए हमने 3-4 फिल्में लिखी, अच्छा। और फिर एक सिलसिला चालू हो गया, काफी फिल्में लिखी। हालांकि मुझे बहुत, लेकिन मैं ना वो थोड़ा सा वो जो ढर्रे वाली फिल्म होती है वैसा नहीं लिखना चाहता। तो ओके। इसके लिए लिख रहा हूँ, वक्त मिलेगा तो किया जाएगा आगे। जरूर जरूर, अभी लॉकडाउन के बाद रेडी रहिएगा आप आ, रंगमंच में इतना सक्रिय है मनोज टाइगर, तो रंगमंच, हिंदी सिनेमा, फिर भोजपुरी सिनेमा, ये सब तो हुआ, लेकिन टीवी में क्यों उन्होंने अभी तक सार्थक बढ़िया प्रयास क्यों नहीं किया? टेलीविजन में मुझे बहुत ऑफर आए, मुझे बहुत सारे ऑफर मिले टेलीविजन में। मैं टेलीविजन करना नहीं चाहता एक्चुअली, क्योंकि ना उसमें महीने का 28 दिन 25 दिन मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर ना मुझे थिएटर के लिए टाइम मिलेगा, ना तो मुझे सिनेमा के लिए टाइम मिलेगा। आप अभी भी थिएटर करते हैं? अभी भी थिएटर करता हूँ, और मेरा एक नाटक है मांस का रुदन, उसका नाम है मांस का रुदन। मांस का रुदन। वो एक मंच पर मैं अकेले रहता, सोलो है वो। मैं पूरे इंडिया में अब तक लगभग 150 शोज कर चुका हूँ। आपका नेटवर्क। मैंने कहा कि उसके 150 शोज हमने किए हैं पूरे इंडिया में। ओके ओके। हाँ। अरे मुस्कान, ए बाबू जरा ईयरफोन दीजिए अपना। ईयरफोन लगा लेता हूँ तो शायद सही आता है। कोई बात नहीं, लगा लीजिए। हाँ, वो ईयरफोन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, वो नेटवर्क जा रहा है और कोई हाँ, एक्चुअली गाँव में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। हाँ, आप गांव में हैं। एक मिनट एक मिनट। जी बोलिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज टाइगर को भी सिनेमा में काम करते हुए काफी लंबा समय हो गया है। पहले की कहानियां ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होती थी या अभी की कहानियां ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होती है? पहले की भी कुछ कहानियां बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बीच में कुछ मेकर आए जिन्होंने बस ऐसे ही जो मन में आया वो बना दिए। लेकिन इस दौरान बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आई हैं। जैसे अभी आपकी ही फिल्म थी मेहंदी लगा के रखना, पटना से पाकिस्तान, और निरहुआ हिंदुस्तानी, विवाह, ऐसी राजा बाबू, ऐसी ऐसी फिल्में अभी आई हैं। और बहुत अच्छा अच्छा अभी काम राइटिंग पर, डायरेक्शन पर, सब पे बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी। या वो तो है। ओके, ऐसा कौन सा रोल है जो मनोज टाइगर जी के पिटारे में अभी रह गया है जिसे वो करना चाहते हैं? मनोज जी की एक अपूर्ण ख्वाहिश जो जी 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 पूरी ना। मैं भोजपुरी में हालांकि हर तरह का किरदार किया, लेकिन मैं एक ऐसे मजबूर बाप का रोल करना चाहता हूँ। जैसे आपने घातक देखा था? हाँ। घातक में अमरीश पुरी साहब का जो रोल था, उस तरह का एक किरदार मेरा करने का बड़ा मन है। सारे हमारे जो राइटर्स है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स है, अगर वो सुन रहे हैं या कभी सुनेंगे तो प्लीज ये नोट कर लीजिए। हाँ भाई, आप सब लोगों से निवेदन है मेरा कि प्लीज
आज काजल जी के सौजन्य से आप सब तक मेरी बात पहुंच रही है। ये नोट कर लीजिए आप। मतलब अवधेश जी को टक्कर देनी है। फिर वापस आपको बोलेंगे। अवधेश जी बोलेंगे, अरे दुष्ट हो क्या भाई, दुष्ट हो क्या। हाँ वही करेंगे। ओके। मनोज टाइगर जी ने तमाम हीरो हीरोइन के साथ काम किया है, पुराने नए और अभी आगे करते चले जा रहे हैं आप। कायदे से देखा जाए तो उनके सामने हीरो हीरोइन की तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। तो पुराने लोगों की क्या अच्छाई थी, कौन से धरोहर को अभी तीसरी पीढ़ी आगे लेके जा रही है या नहीं, ये आप बताइए।